वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। और जैसा कि हमने कहा था कि तरुण आईएएस के प्लेटफॉर्म पर हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के अनुसार हम प्रतिदिन समसामयिक प्रश्नोत्तरी को हम आपके सामने लाने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने ये कार्य किया था। आज फिर से हम लोग 14 सितंबर 2022 के समसामयिक घटनाओं का प्रतिदिन उसके आधार पर प्रश्नोत्तरी आपकी एग्जाम के लिए लाने वाले हैं और हम शुरू कर दिया है हम लोगों ने। ये जो है आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, जैसे आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कहते हैं, प्रारंभिक खास करके, मुख्य परीक्षा तो बाद की बातें हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे आपकी तैयारी में एक तरीके से एक मजबूती आएगी, या कह सकते हैं कि आपको सबल बनाएगा, आपके अंदर में आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर देगा, आपकी समसामयिक जो घटनाएं हैं वो आपको मजबूत कर देगा। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़िए, इस चैनल पर आप बनिए, ताकि हम आपको रोज आपके लिए प्रतिदिन समसामयिक प्रश्नोत्तरी आपके सामने लाए। ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जनसत्ता के भी कुछ इनपुट इसमें हैं। तो शुरू करते हैं आज के ये प्रमुख न्यूज के आधार पर ये प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न कहता है, अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल एडॉप्शन से संबंधित रेगुलेशन कानून से संबंधित आपको न्यूज आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया याचिकाओं के आधार पर एक नया वर्डिक्ट दिया और कहा है कि भाई किशोरों के लिए एक अलग से कानून बनाया जाएगा। उसके तहत एक क्वेश्चंस बनाए गए और इसमें कहा गया कि भाई क्या किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 4 के तहत गठित एक संस्थागत निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किए जाते हैं। यह प्रश्न है। प्रश्न में आपका ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। ए में आपका केवल 1, 2 फर्स्ट सेकंड और आपका न तो फर्स्ट और न तो सेकंड। याद रखिएगा कि जब भी आप प्रश्न पढ़े तो प्रश्न में आप कुछ न कुछ जो है गलतियां दी जाती है। जैसे पहला प्रश्न कहता है किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 4 के तहत गठित किया जाता है। यह स्टेटमेंट आपका सत्य है कि भाई धारा 4 के तहत किशोर न्याय बोर्ड और न्याय अधिनियम 2015 के तहत इसको एक संस्थागत निकाय के तरफ इसको घटित किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट सत्य है ना, ध्यान से समझिए। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किया जाता है। यहां पर प्रत्येक राज्य की बात है, क्यों भाई न्याय से संबंधित है तो एक या दो से अगर एक या एक से अधिक अगर होगा तो इससे काम तो नहीं चलेगा। तो यहां पर प्रत्येक राज्य के लिए ना होकर प्रत्येक जिला के लिए होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाता है, गलत होता है। अर्थात इसका उत्तर जो होना चाहिए वो उत्तर मात्र ए होना चाहिए। चलिए हम इसकी सॉल्यूशन को भी देखते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन पर अगर हम विचार करें तो इसमें कहा गया कि भाई किशोर न्याय बोर्ड जे के अधिकार 2015 के तहत, जुवेनाइल जस्टिस भी इसको बोलते हैं, जे का मतलब, उसके तहत जो है धारा 4 के तहत गठित किया एक संस्थागत है। शक्तियों के विभाजन के अनुसार से भारतीय संविधान की ये राज्य सूची में रखा गया। हम सभी को पता है कि भारत के अंदर में सूचियों में विभाजित किया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समावर्तिक सूची। राज्य सूची में आपके विषयों की संख्या अलग होती है ना, 66 ऐसा माना जाता है। 100 विषय से संबंधित आपकी यूनियन में है और कंकरेंट लिस्ट होता है। तो ये जो दिया गया है राज्य सूची के अंदर में दिया गया और कहा गया कि प्रत्येक जिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक या एक से अधिक किशोर न्याय की स्थापित किया जाएगा। ये प्रत्येक जिलों के लिए। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इस पर ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको हम समझते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न? कहता है कि यह है हेग कन्वेंशन से संबंधित बात कर रहा है।
हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन का नाम तो सुना होगा, जस्टिस से संबंधित है आपका। तो इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है क्योंकि ये मामले आए थे। तो एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करता है जिसके माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को उनके देश वापस लाने की मांग कर सकते हैं। हेग न्यायालय जो है इस बात का करता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करता है। दूसरा, कन्वेंशन केवल 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए लागू होता है और भारत ने हेग एब्डक्शन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ये तीनों सही प्रश्न के बारे में कह रहा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसके स्टेटमेंट पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कहता है। सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी हेग के बारे में हम समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि हेग अगर की बात करें, हेग एब्डक्शन कन्वेंशन विशेष रूप से माता पिता द्वारा या उसके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय जो जिस प्रकार से अपहरण किया जाता है, मानव तस्करी किए जाते हैं, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, और बच्चों को अपहरण कर कर उसे भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है, या बच्चियों को आपको वेश्यावृत्ति में लिप्त कर दिया जाता है, ऐसे के लिए अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं एब्डक्शन कन्वेंशन के विशेष रूप से एक प्रावधान बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय अपहरण के मुद्दों से संबंधित। और उसी में कन्वेंशन पर 1980 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1983 में इसको लागू किया गया था इस कन्वेंशन पर, लेकिन भारत ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। मतलब कन्वेंशन के, और ये कन्वेंशन हमेशा 16 साल के लिए ही लागू होता है। 1980 में ये बनाया गया था 1983, किसके लिए भाई? तो एब्डक्शंस के लिए, अंतरराष्ट्रीय अपहरण के मुद्दों पर ये बात करता है। तो इससे प्रश्न बन सकता है, इसको समझने वाली बातें हैं कि ये अपहरण से संबंधित बातें हैं, अंतरराष्ट्रीय अपहरण के मुद्दों पर बात करता है। कन्वेंशन 1980 में आया था, हस्ताक्षर हुआ था, 1983 तक इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन भारत इस कन्वेंशन पर अभी भी हस्ताक्षर नहीं किया है ना। और ये कन्वेंशन 16 साल के कम उम्र के बच्चों पर भी ये लागू होता है। तो ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जिस पर हम चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट कहता है, थर्ड नंबर का कहता है कि G8 का नाम तो सुना होगा। G7 प्लस आपका 1 अर्थात G8 होता है। 7 देश हैं, कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, है ना, पहले रसिया हुआ करता था, इटली हुआ, है ना, ये आपके G7 के देश हुआ करते हैं। G7 में आपका कनाडा, इटली, जापान ये तीनों है, यूएसए भी है आपका, है ना, आपका यूएसए हुआ और आपका एक पहले रशिया भी हुआ करता, तो G7। तो ये प्रश्न कहता है कि G7 के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रों में एक वर्तमान समूह पहले G7 के रूप में शुरू किया था, तो ये G8 का हिस्सा हुआ करता। लेकिन G7 में कनाडा अभी भी है, इटली भी है, जापान भी है, लेकिन रूस नहीं है। तो रूस जो होता था G8 से होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स पूछ देती है और अन्य भी इसमें आपको आ जाते हैं, इससे भी संबंधित आपके प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो G8 का मतलब, G8 के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका रसिया। थोड़ा सा हम G8 के बारे में जान लेते हैं कि G8 एक तरीके से अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसकी स्थापना 1997 में हुआ था। 1997 में इसकी स्थापना हुआ था। रूस के को साथ मिलाकर इस देश में की शुरुआत की गई थी, एक फोरम की शुरुआत की थी। हालांकि अगर हम बात करें 1975 में फ्रांस के द्वारा इसको आयोजित एक शिखर सम्मेलन की आयोजित किया जाता, और उसी शिखर सम्मेलन में 6 सरकार के लोग जो थे, और भी 6 लोग देश थे, जैसे आपका फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, जापान हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ आपका, या आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हुआ, ये सभी लोग उसमें प्रतिनिधित्व किए थे, है ना। ये तो आप कह सकते हैं कि G7 में कितने देश हैं? तो G7 में फिलहाल आपका यूके है, यूएसए है, आपका जापान है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, इटली हुआ, ये आपका देख सकते हैं इसको हाईलाइट को, ये आपका प्रतिनिधित्व करता है आपका खास करके ये 6 सरकार। लेकिन इस ग्रुप में, लेकिन 1976 में 1976 में कनाडा को भी इस ग्रुप में शामिल कर दिया गया और इसको बोला गया G7 कहा गया। पहले G6 हुआ करता था, लेकिन इसको G7 कहा गया। लेकिन वही G8 1997 में रसिया को भी इसमें आपको सम्मिलित किया गया। लेकिन क्या होता है कि 2014 में G8 से फिर G7 के रूप में उसको पुनः स्थापित कर दिया जाता है, पुनः उसको रूपांतरित कर दिया जाता है। इसके पीछे के कारण यह था कि रूस को G8 से
क्रीमिया के विलय के बाद क्रीमिया नाम का जो प्रदेश था, क्रीमिया नाम का जो देश था, रसिया ने उसको अपने अंदर में विलय कर लिया था, जिसके कारण से वो बाकी G7 देश जो है रसिया से नाखुश थे। परिणाम यह हुआ कि रसिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और फिर से G7 में उसको रूपांतरण कर दिया गया। हालांकि 2017 में रूस ने G8 की अपनी अस्थायी निकासी की घोषणा की, अतः इसका विकल्प जो होगा आपका डी होगा। 2017 में रूस ने G8 की अपनी अस्थायी निकाय की घोषणा की, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ये आपका डी होगा आंसर। सो दिस इज अबाउट ऑल दिस थिंग, इससे संबंधित है आपका। चलिए बात करते हैं आगे के बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब एक आपका प्रौद्योगिकी से संबंधित है प्रश्न है आपका, इसको हम समझेंगे। कहता है क्रिस्पर का नाम तो सुना होगा। क्रिस्पर प्रौद्योगिकी के संबंध में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जिस प्रकार से यूपीएससी हर साल साइंस और टेक्नोलॉजी से काफी प्रश्न पूछ रही है, तो इस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। सो क्रिस्पर जो है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो क्रिस्पर प्रौद्योगिकी है, ये आपके प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सके। तो इसका उपयोग डीएनए अनुक्रम के बदलने, जीन फंक्शन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। ऑफ कोर्स सही बात है कि भाई क्रिस्पर जस्ट लाइक अ सीजर है, डीएनए सीजर कहा जाता है। आप अपने मन के अकॉर्डिंग जो है आप अपने डीएनए में बदलाव कर सकते हैं। आप किसी चीज को उसमें डाल भी सकते हैं और उससे कुछ इन्फेक्टेड चीज को बाहर भी निकाल सकते हैं। इसी को हम क्रिस्पर या Cas9 भी कहा जाता है, ये प्रौद्योगिकी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। दूसरा कहता है कि टाटा क्रिस्पर परीक्षण सार्क कोविड-2 का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए Cas9 प्रोटीन का उपयोग किया गया। Cas9 प्रोटीन का उपयोग किया गया। तो अब इससे संबंधित हम ये देख सकते हैं कि इसका आंसर आपका ये क्या हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ए फर्स्ट, सेकेंड, बी ये हो सकता है आपका। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी होगा, क्योंकि दोनों सही है ना। इसका दोनों सही है आपका। टाटा क्रिस्पर परीक्षण सार्क कोविड-2 का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए Cas9 का प्रयोग किया गया, तो इसका दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। हाँ, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न पर बात कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कथन फर्स्ट में ये कहा गया कि ये जो क्रिस्पर है, तो ये क्रिस्पर है, तो इससे संबंधित आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं। क्रिस्पर है क्या भाई, तो क्रिस्पर कहता है कि एक क्लस्टर रेगुलर इंटरस्पेंड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट है आपका, एक तकनीकी है जिसमें जीनोम का संपादन का एक उपकरण करता है, डीएनए अनुक्रम को आसान करता है। इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, इस पर हम चर्चा कई बार कर चुके हैं और इसे आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्विज का जो लास्ट है, इस पर हम चर्चा करते हैं। लास्ट कहता है कि जो मोलुनुपीराविर दवा की उपयोगिता क्या है। प्रश्न पूछ सकता है कि भाई इसकी दवा का उपयोगिता क्या है। तो इसकी दवा का उपयोगिता सार्क कोविड-2 के संचरण को रोकने के लिए संभावित दवा है, या रोगाणुरोधी प्रतिरोधी रोगों को इलाज करने के लिए है, या संभावित रेडियोधर्मी जोखिम के लिए एक रोग निरोधी दवा है, या मामूली चोट के लिए एक त्वचा है आपका। तो ये आपका प्रश्न सिंपल सी है। जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, इसके लिए आपका सार्क, आप कह सकते हैं कि सार्क कोविड-2 के संचरण को रोकने के लिए इस दवा का निर्माण किया गया, जिसका नाम है आपका मोलनुपिराविर नाम है आपका, मोलनुपिराविर नाम है इसका। इसके बारे में हम समझ सकते हैं। सो ये मोलनुपिराविर नामक एक नई दवा 24 घंटे में सार्क कोविड-2 के संचरण को रोकने में मदद करता है आपका। 24 घंटे के अंदर में इसको समाप्त कर देता है। जॉर्जिया स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों के द्वारा इस शोध के बाद इसको बनाया गया है। सो ये जो है आपका मोलनुपिराविर एक बायोटेक्नोलॉजी फार्म आपका रीज बैंक के द्वारा इसको तैयार किया गया। तो मे बी इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो दिस वाज 5 जो थे आपके एग्जाम में न्यूज के बेसिस पर थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो इसी प्रकार से आप इस चैनल पर बने रहे ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर होती रहे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ और न्यूज़पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप न्यूज़पेपर की एनालिसिस को आप देखते रहे इसी चैनल पर, जो डेली बेसिस पर प्रतिदिन आपको अपलोड किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।